नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। देखिए, हम लोग इंटरव्यूज तो काम है हमारा, करते ही हैं, लेकिन कुछ बातचीत और कुछ इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर के लिए हमारे साथ भी जुड़ जाते हैं, हम भी कभी नहीं भूल पाते। और आज मेरे लिए ऐसा ही एक दिन है और भूमिका बनाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ हैं देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नमस्कार। इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सौरभ जी, आपको बहुत बहुत सुप्रभातम। आपको सर गुड मॉर्निंग। सर, यहाँ हम लोग आए तो यहाँ बत्तखें बड़ी आवाज कर रही थी, तो मैंने बोला अपने डायरेक्टर साहब को कि ये तो बड़ा शोर हो रहा है यहाँ पे, माइक में आएगा। बोले नहीं, आप चिंता मत करो, वो कह रही हैं अब की बार 400 पार। आप भी ध्यान से सुन लीजिए, आपको भी उससे वही आवाज सुनाई देगी, अब की बार 400 पार। अगर आप ट्रेन में जाएंगे इस बार जी, और ट्रेन की पटरी की जो आवाज आएगी, जरा मन में याद कर लीजिए, पटरी भी बोलती है अब की बार 400 पार। नितिन, सबको ट्रेनिंग किसने दी है लेकिन अब की बार 400 पार की? देश की जनता ने ट्रेन किया है लोगों को। आप तो ये कह रहे हैं कि जनता ने मन बना लिया। आप तो मतलब इतना मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंटली भी, कैजुअली भी कहते हैं आप तो दे ही रहे हैं 400 मुझे। लेकिन सर, इतनी मेहनत फिर मतलब दो चीजें हैं। एक, 19 से 24 विपक्ष का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट में उनका परफॉर्मेंस है, पब्लिक में उन्होंने जिस प्रकार के नैरेटिव सेट करने की कोशिश की 19 से 24, वो पूरी तरह नकारात्मक रहे हैं, देश का प्रगति को रोकने वाले रहे हैं। तो पहली बात है, देश की जनता ने विपक्ष को पूरी तरह विफल होते हुए देखा है, नकारात्मक रूप में देखा है। इतना ही नहीं, देश की प्रगति को रोकने वालों के रूप में देखा है। तो उन्होंने अपनी छवि को इतनी तबाह करके रखा है कि चुनाव के 40-50 दिन में वो छवि को सुधार नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ 19 से 24 मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, एनडीए सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो देश को नई प्रगति पर ले जाने वाला है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति की भलाई करने का प्रयास किया गया है। देश के हर भूभाग में विकास की एक दृष्टि लेकर के हम चले हैं और उसके कारण पूरे देश में समान रूप से भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और मोदी सरकार फिर एक बार, ये जन मन का भाव है। सर, बहुत सारे इलेक्शंस हुए, हमने भी देखे कुछ तो, लेकिन ये पहला इलेक्शन है जहां ऑपोजिशन की प्रॉब्लम ये है कि ये 400 पार क्यों बोल रहे हैं। अच्छा, वो अपना नंबर कोई नहीं बताया अभी तक किसी ने, लेकिन वो ये जरूर पूछते हैं इनको 400 क्यों चाहिए भाई, 400 का क्या करेंगे ये। तो 400 आपने भी फिगर जो दिया, 400 क्यों? मैं बताता हूं। हम ऑलरेडी 19 से 24 में 400 है, इसलिए मैंने कहा 400 पार। हम एनडीए के रूप में और एनडीए प्लस जो हमारा हाउस का परफॉर्मेंस रहा है, वो 400 वाला रहा है 19 से 24। और अब कोई भी बच्चा अगर 95 मार्क लाएगा तो भी उसके माँ बाप यही कहेंगे कि भाई 99 कैसे लाओगे। तो मैं भी कहूँगा कि भाई 400 तो दिया था, अब 400 पार करो। दूसरी बात है कि विपक्ष की नकारात्मकता इतनी है कि उनको भी सजा मिलनी चाहिए। वो जहाँ है वहाँ से नीचे आने चाहिए, ताकि उनको पता चले कि विपक्ष का कंस्ट्रक्टिव रोल भी होता है। देश हित में उन्होंने एक सकारात्मक भूमिका अदा करनी होती है। जो लोग संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करें, संसद जैसी संस्था का जो लोग अस्वीकार करें, जो लोग सेना को लगातार गालियां देते रहे, जो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करे, जो मीडिया को प्रतिबंधित कर दे, पत्रकारों को प्रतिबंधित कर दे, ये देश की जनता इन सारी चीजों को देखती है। और इसलिए ऐसी नकारात्मक और विकृत सोच देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। ये आपके लिए ये 5 साल जो है, मैं ऑपोजिशन के लिहाज से पूछ रहा हूं, आपको कभी नहीं लगा कि ये कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करना चाह रहे हैं? मुझे अच्छा लगता अगर वो करते, देश का भला होता। लेकिन उन्होंने संसद को चलने नहीं देना, हुड़दंग करना हर पवित्र और प्रामाणिक चीज में। और जिन विचारों को कभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा था, जो आज इम्प्लीमेंट हो रही है, तो वो उसका भी विरोध करते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि धारा 370, इतना बड़ा देश का सपना पूरा हुआ, जो चलो ठीक है पंडित नेहरू न कर पाए, तो इसका गुस्सा आज निकाल रहे हो भाई। हमने किया, सरदार साहब चाहते थे, नहीं हो पाया, हम कर रहे हैं।
तो आप यहां तक चाहते हो कि हम धारा 370 वापस ले आएंगे। अब ये देश माफ नहीं कर सकता है। अभी आप कहते हैं राम मंदिर, एग्जैक्टली हम कहते हैं, वो कहते हैं, उनके एक 30 साल पुराने उनके परिवार के टॉप मोस्ट एडवाइजर का कहना है कि उन्होंने तय किया हुआ है अगर उनको बहुमत मिलेगा तो रामलला को फिर से टेंट में डाल देंगे और हम मंदिर हटा देंगे। अगर ये बात उनके घर में से निकल करके आती है तो देश के लिए चिंता का विषय है। सर ये तो मतलब असंभव सी बातें नहीं है, लेकिन मतलब देश कैसे देखिए, स्वीकार कर कांग्रेस में इतनी विकृतियां भरी हैं। देश के जब टुकड़े हुए 45-46 में, इस देश का कोई व्यक्ति मानता नहीं था कि देश के टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन कर दिए उन्होंने। कोई नहीं मानता था। साहबानो केस का कोर्ट का जजमेंट आया था, कोई नहीं मानता था कि अब 3 तलाक रहेगा, लेकिन उन्होंने जजमेंट को उलट दिया और 3 तलाक देश में हमारी मुस्लिम बेटियों को बर्बाद करता ही रहा। तो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कुछ भी कर सकते हैं जी। इसमें आपने एक खतरे से और आगाह किया कि ये अगर आ गए और कांग्रेस अगर आ गई तो ये SC ST OBC का आरक्षण जो है वो बांट के दे देंगे, मुसलमानों को दे देंगे। उन्होंने खुद ने किया है और कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं जी। उन्होंने ऑलरेडी कर्नाटका में रातों रात मुसलमानों को OBC घोषित कर दिया और OBC के जो आरक्षण थे उसमें बहुत बड़ा डाका डाल दिया। उन्होंने आंध्र के अंदर जब सरकार बनी तब इस प्रकार का निर्णय करने का प्रयास किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था। और अभी उनके एक नेता, यहीं पटना की धरती पर से मैं कह रहा हूँ, श्रीमान लालू जी यादव, जो जेल से आए हुए है, कैदी है, गुनहगार है, सजा हो चुकी है, और वो आज आकर के कह रहे हैं कि हम पूरा का पूरा आरक्षण अब मुसलमानों को दे देंगे। मतलब SC का लूट लेंगे, ST का लूट लेंगे, OBC का लूट लेंगे, सिर्फ अपनी वोट बैंक के लिए। कहाँ सत्ता भूख इतनी भयंकर होती है कि आपने धर्म के आधार पर देश को बांटा, अब धर्म के आधार पर समाज को बांटने के लिए आप आरक्षण की इस पूरी व्यवस्था को लूट करके हमारे दलितों को, हमारे आदिवासियों को, हमारे OBC को तबाह करने पर तुले हुए क्या? जी सर, आपने बंगाल में 5 गारंटी दी थी जनता को। आपको मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपको उसमें भी ये कहना पड़ा कि आपका आरक्षण कोई नहीं छीन सकता, राम मंदिर का फैसला कोई नहीं पलट सकता। ये मेरा कमिटमेंट है, ये मोदी की गारंटी है, और ये देश में ये कभी नहीं हो सकेगा। और मैं 400 सीटें मांगता हूँ, वो उसको 400 पार मांगता हूँ। 400 पार इसलिए मांगता हूँ कि इस प्रकार की विकृत मानसिकता वालों को एक स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए। अरे सर, आपने देखा होगा कि जब फर्स्ट फेज की पोलिंग हुई थी तो उसमें 1-8% शायद वोटिंग कम रहेगी 2019 से, उसको लेकर के एक बड़ा माहौल बनाया गया कि नहीं साहब, इस बार तो मोदी साहब का खेल ठीक नहीं। ऐसा है, ये तिनका का सहारा ढूंढते रहते हैं। वो इतने डूब चुके हैं कि उनको लगता है तिनका भी उनको बचा लेगा, इसलिए ऐसे नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, फर्स्ट टाइम वोटर्स, यूथ वोटर आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस रहा है। उनको ये लगता है कि इस बार वो आपके साथ नहीं है, उनको उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो पुरानी पीढ़ी वाला नहीं है जी। ये वर्तमान पीढ़ी है जो डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ी हुई है, वो बदलती हुई दुनिया देख रहा है, भारत का विश्व में जो स्थान बन रहा है वो देख रहा है। जब उसको पता चलता है, गरीब का बच्चा भी फर्स्ट टाइम वोटर होगा, उसको पता चलता है कि मैं अपनी मातृभाषा में पढ़ूंगा तब भी डॉक्टर बन सकता हूँ। मैं अपनी अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ पाया, मेरी माँ मुझे नहीं भेज सकती, मेरे पिताजी के पास मुझे पैसे नहीं हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ पाऊँ। अब तो मोदी जी मुझे डॉक्टर बना सकते हैं, अब मोदी जी मुझे इंजीनियर बना सकते हैं। गरीब का बच्चा भी सपनों को संकल्प बनते देख रहा है और सिद्धि तक जाने के लिए मोदी रोड में बना करके बैठा हुआ है। जब देश का नौजवान, पहले सैकड़ों में हमारे यहाँ स्टार्टअप थे, आज 1 लाख 1.5 लाख स्टार्टअप्स है, Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटी में है। तब देश के नौजवान को लगता है यस, यहाँ मेरा भाग्य है। हमारा देश एक आध गोल्ड मेडल मिल जाए तो हम मानते थे चलो भाई गोल्ड मेडल मिला। आज स्पोर्ट्स का एक कल्चर देश में डेवलप हुआ है। देश के यूथ को लगता है हाँ, मेरे पोटेंशियल को मैं बाहर ला सकता हूँ। और जब उसको सुनता है कि 2029 में हम यूथ ओलंपिक करना चाहते हैं, हम बीच ओलंपिक करना चाहते हैं, हम 2036 में ओलंपिक को यहाँ इन्वाइट करना चाहते हैं, तब उसको भरोसा है तो देश बहुत बदला होगा। ये तो बहुत बड़ा सपना दिखाया आपने, ओलंपिक वाली तो बहुत बड़ी बात है। ये सपना नहीं है, ये मोदी का संकल्प है। और ये सिर्फ संकल्प नहीं है, उसके लिए मेरे पास रोड मैप है।
मेरे पास टीम है, अभी से? अभी से है। मैंने एक टीम फ्रांस भेजना तय किया है। फ्रांस में ओलंपिक का वो स्टडी करेगी, ताकि हम हमारी तैयारी फिर 28 में जब जाएगा हमारा ओलंपिक यूएसए में, मैं दूसरी टीम भेजूंगा, वो स्टडी करेगा वहाँ ओलंपिक का ऑर्गेनाइजेशन कैसे था, मैनेजमेंट क्या था, स्पोर्ट्स पर्सन को क्या चाहिए, सपोर्ट स्टाफ को क्या चाहिए। मैं अभी से टीमें लगा रहा हूँ जी, मैं तैयारियां पूरी करता हूँ जी, मैं बातें नहीं करता हूँ। जैसे आपने कहा 2047 में हमको विकसित भारत बनना है, शायद सर हमारी साइकी में आ चुका है कि हम कुछ चीजों को असंभव मान लेते हैं। ये कैसे होगा या इतने टाइम में कैसे होगा? अब ऐसा नहीं मानते हैं, क्योंकि देश की इकोनॉमी, जब देश आज़ाद हुआ तब हम 6 नंबर की इकोनॉमी थे दुनिया में। हमारे लोगों ने बर्बाद करते 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 2014 में 11 नंबर पे ले आए, और मोदी ने 10 साल में 5 नंबर पे दुनिया की इकोनॉमी बनाई, और आज मैं कहता हूं मैं तीसरी इकोनॉमी बनाऊंगा। तो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है तो लोग भरोसा करते हैं। अगर मोदी इतने कम समय में इकोनॉमी को 3 नंबर पर लाने की पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो 2047 में विकसित भारत बन सकता है। सर आप ज्योतिष में बिलीव करते हैं या आप खुद जानते हैं क्या थोड़ा बहुत ज्योतिष? क्योंकि आपने कहा था इस बार सोनिया गांधी जाएंगी राज्यसभा से, लोकसभा नहीं लड़ेंगी, वो बात सच हो गई। फिर आप जिनको शहजादे कहते हैं राहुल गांधी, आपने कहा था कि ये इस बार दूसरी सीट से लड़ेंगे और यूपी भी आएंगे, लेकिन ये अमेठी से नहीं लड़ेंगे, वो बात भी सच हो गई है। अब आपने ये कहा है कि कांग्रेस को उससे भी कम सीटें मिलेंगी जितनी शहजादे यानी राहुल गांधी की उम्र है। आपके पास ये फीडबैक है या कोई? ये मैं ज्योतिष हूं नहीं, और नहीं मैं किसी ज्योतिषी को जानता हूं, नहीं ज्योतिष शास्त्र के संबंध में मेरा कोई अध्ययन है, इसलिए मैं उसके विषय में तो कुछ कह नहीं सकता हूं। लेकिन मैं इस परिवार की 4 पीढ़ियों का मैंने भरपूर अध्ययन किया है। उनकी साइकी क्या है, उनके कारनामे क्या हैं, इसको भली भांति मैंने समझा है, और उसके कारण मैं स्वाभाविक बैठे बैठे अनुमान लगा सकता हूं कि ये करेंगे, ये करेंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि वो इस बार अपनी उम्र जितनी सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। वे इंडिया अलायंस इकट्ठा नहीं रख पाएंगे। आप देखिए, उन्होंने अपने साथी, जो लेफ्ट का सबसे बड़ा फिलोसोफर एंड गाइड, सबसे बड़ा एलाई, सबसे पहले केरल में जाके उसकी पीठ में छुरा भोंक दिया। उनको कौन भरोसा करेगा जी? और इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के सोच को मैं समझ पाता हूं। और रायबरेली से एक मैंने नहीं कहा, कह देता हूं, रायबरेली में वो अमेठी से में भी बुरी स्थिति में हारेंगे, अमेठी से भी बुरी स्थिति में हारेंगे। और मैंने कहा था वायनाड में उनकी हालत इतनी खराब है इसलिए भागेंगे, लेकिन डर इतना है कि चुनाव के पहले घोषित करें तो मर जाएंगे, इसलिए उन्होंने लोगों को अंधेरे में रखा। और मैं मानता हूँ ये सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार से दोगलापन नहीं चलता है जी। लेकिन उनके सिस्टर हैं प्रियंका जी, वो उन्होंने कैंपेन संभाला और राहुल जी तो अभी तक नहीं गए रायबरेली। वो वहां जाकर अपने परिवार की विरासत, राजीव जी यहाँ से रहे, सोनिया जी यहाँ से रहीं, वो पुरानी बातें याद दिला रही हैं। राजीव जी कैसे हम लोग जीप में घुमा करते थे, मतलब एक इमोशनल कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। आज जमाना है कि कोई फैमिली लीनिएज वोट दिला दे आपको। पहली बात है कि वे कांग्रेस के लिए कैंपेन नहीं करते हैं, वो इंडिया अलायंस के लिए कैंपेन नहीं करते हैं, वो अपने परिवार के लिए करते हैं। और कोई अपने परिवार के लिए करे तो मुझे उसके लिए कोई शिकायत करने का कारण नहीं है। वो हर कोई अपने परिवार के लिए काम करता है, वो करते हैं। दूसरी बात है कि उनके अंदर ये कहना, अब जैसे मैं काशी में एमपी हूँ, मैं ये तो कह सकता हूँ काशी मेरी काशी, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी काशी, लेकिन काशी पार्लियामेंट सीट जो है ना, वो मेरी नहीं है, वो भारत के संविधान ने बनाई हुई है, उस पर कोई भी आके बैठ सकता है। मैं काशी का सेवक रह सकता हूँ, वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं बन सकती है। और इसलिए ये जो कोई कहे कि रायबरेली हमारी परिवार की संपत्ति है, तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपमान है। इस देश में कोई किसी की संपत्ति नहीं हो सकती, 140 करोड़ देशवासियों की संपत्ति है, ये भारत के संविधान की संपत्ति है। सर आप उनको शहजादा कहते क्यों है? लेकिन ऐसा है, मैंने सुना है, अभी मुझे कहा गया है शहंशाह। आपको शहंशाह बोलते हैं? ऐसा है, मैं इतना सहन करता हूँ, इतना सहन करता हूँ, इतना सहन करता हूँ
इतनी गालियां सहन करता हूं, तो स्वाभाविक है मैं शहंशाह हूं। शहनशाह। अच्छा, आपको इस पूरे अलायंस पे ऑपोजिशन ने जो बनाया इंडिया अलायंस, कोई आपको इसका स्वाभाविक लीडर लगता है क्या, या यही जिनको आप शहजादा कह रहे देश यही पूछ रहा है कि भाई इतना बड़ा देश, एक नाम तो बताओ हम किसको दें, किसको सुपुर्द करें। देश के सामने सबसे बड़ा सवाल, और इस चुनाव का जो अंडर करंट मैसेज जो है वो ये भी है कि भाई इतना बड़ा देश दें किसको, किसको सुपुर्द करें। और इंडिया अलायंस के पास इसका जवाब नहीं है जी। वो अच्छा, उनका वैसे ये वो भी कुछ मुझे लगता है ज्योतिष में बिलीव करते हैं, या उनको कहीं से फीडबैक मिल गया। उन्होंने कहा मोदी जी की 150 सीट, मैक्सिमम 150 सीट। ऐसा है, पहले वो उनको किसी ने समझाया, उनके जो भी एडवाइजर हैं, कि आप ये बंद करो भाई, मोदी 400 नहीं लाएगा, मोदी 400 नहीं लाएगा, बंद करो, ये तो आप मोदी का एजेंडा बोल रहे हो। तो किसी ने समझाया कि ऐसा करो, चिल्ला चिल्ला करके बोलो, कि पहले बोलो 170, फिर बोलो 150, फिर बोलो 120, और हो सकता है अब वो 100 से नीचे वाला बोलेंगे 4 के बाद। आप देखना उनका इंटरव्यू आएगा, उसमें कहेंगे कि मोदी अब 100 भी पार नहीं कर सकता है, ये पक्का है। सर, एक खबर जरूर मुझे पूछनी है आपसे। आपने जब ये कहा कि ये टेम्पो भर के माल आया है क्या कांग्रेस पार्टी के पास, बोरों में भर के नोट आए हैं क्या, अडानी अंबानी से माल लिया क्या, तो वो बहुत बड़ी हेडलाइन बनी थी ये। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर कोई बात कह रहे हैं, ये कोई नहीं मान सकता कि इसके पीछे आपके पास कोई जानकारी नहीं थी, अगर आप सार्वजनिक करना चाहते। मुझे कुछ जवाब देने की जरूरत, कल अधीर रंजन चौधरी जी ने जवाब दे दिया है। ये विषय को बहुत बढ़िया ढंग से अधीर रंजन चौधरी जी बोल दिए हैं, तो मुझे अब उसको थप्पा मारने की जरूरत नहीं है। अरे सर, सब ये पूछते हैं कि अच्छा, मोदी जी ने कह तो दिया 400 या बीजेपी की 370 सीटें बढ़ेंगी कहां से, ये तो नहीं, ये कोई नहीं बता रहा है। आप, और ये एक फैक्ट भी है। ओहो मेहरबान, फिर गलती कर रहे हो, हम ऑलरेडी 400 है। नहीं सर, जैसे नॉर्थ में आप सुन 90%, 100%। अरे भाई सुन लीजिए, हम ऑलरेडी 400 है, ऑलरेडी 400 है। अब मुझे 400 पार करना है, 400 पार, 400 पार। तो ये कोई कठिन काम नहीं है। दूसरा, ये नॉर्थ आप जो कहते हैं, मैं नॉर्थ का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी ताकत दी है। लेकिन ये भी पता होना चाहिए, क्या गुजरात को नॉर्थ में गिनेंगे, नहीं, ठीक है। क्या आप महाराष्ट्र को नॉर्थ में गिनेंगे, आप गोवा को नॉर्थ में गिनेंगे, आप कर्नाटका को नॉर्थ में गिनेंगे, क्या उड़ीसा को नॉर्थ में गिनेंगे, आसाम को नॉर्थ में गिने। इन सबसे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है। भाई आप कुछ लोग तो स्टडी तो करो भाई, देश का नैरेटिव में जो कुछ लोगों ने बना के रखा हुआ है, विकृत मानसिकता वालों ने, ये देश बहुत बड़ा है जी। सर, लेकिन साउथ में आपने बहुत फोकस किया इस बार। बहुत, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक साउथ में है कि नहीं है? हम सरकार बना चुके थे, हम मैक्सिमम सीटें जीत करके आए। गोवा साउथ में है कि नहीं? हम पहले भी जो पुडुचेरी में हमारी सरकार है जी। यानी आपको कुछ तो कागज लेके बैठो ना भाई, मैप लेकर के बैठो ना। तमिलनाडु और केरल, यहाँ बहुत लोगों को दिलचस्पी, स्पेशली तमिलनाडु में बहुत दिलचस्पी है कि बीजेपी का स्कोर कैसा रहेगा इस बार। तमिलनाडु, केरल, आंध्र, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व परिणामों के साथ आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा। मेरे लिए समय की सीमा है, मुझे काशी पहुंचना है। बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। मैं